नमस्कार दोस्तों, आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की एक नई वीडियो पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए फिर से बहुत ही ज़बरदस्त लाभदायक होने वाली है, जिसमें आप आईआईबीएफ की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप हमारी पहले की जो चैनल में वीडियोज पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और आपको उनमें काफ़ी मदद मिल रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी टॉपिक पर फिर से आपके सामने प्रस्तुत है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आपके जो करीबी मित्र हैं जो आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको भी चैनल की लिंक ज़रूर भेज दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको सीएसपी बोलते हैं, सीएसपी के लिए आवश्यक है? और वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं नंबर में: प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवश्यक मानदंड क्या-क्या होते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेक्स फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी बाय द बीसीज? नंबर 1 कह रहा है कमिटमेंट, नंबर 2 इंटीग्रिटी और नंबर 3 सोशियो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कारोबार प्रतिनिधि बीसी होते हैं, जो सीएसपी केंद्र चलाते हैं, उनके लिए प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, यानी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ये है, 1, 2 और 3, इसको आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिवाइस में से कौन सी कॉन्टैक्ट कार्ड वाले हैंडहेल्ड डिवाइस की गलत विशेषता या विशेषताएं हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड वाले हैंडहेल्ड डिवाइस की गलत विशेषता या विशेषताएं हैं? और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ द हैंडहेल्ड डिवाइस विद ए करंट कॉन्टैक्ट कार्ड? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो गलत विशेषता होती है वो ये है कि डिवाइस में मैगस्ट्रिप कार्ड को सपोर्ट करने के लिए आगे की अनुकूलता होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। और बी नंबर में कहता है लेन देन प्रसंस्करण और निपटान, यानी ट्रेनिंग एनेबल्ड कंपेंसेशन पैकेज ऑफ बीसीज, ये भी नहीं होता है, ये गलत विशेषता है। और ये सही ऑप्शन है, हैंड हेल्ड डिवाइसों पर होने वाले क्षेत्र लेन देनों को अपलोड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टोर और अग्रेषण तंत्र, ये हैंड हेल्ड डिवाइस की एक विशेषता होती है, जो ये सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गलत विशेषता कौन सी है, तो गलत विशेषता आपको उपर्युक्त ए और बी ये दोनों होंगी जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राहक नामांकन के दौरान कारोबार प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण नहीं लिया जाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट कैप्चर बाय द बीसी ड्यूरिंग कस्टमर एनरोलमेंट? तो जो कस्टमर इनरोलमेंट किया जाता है कारोबार प्रतिनिधि द्वारा, तो उनमें से कौन सा विवरण नहीं लिया जाता, ये कह रहा है। तो जब बीसी बनाए जाते हैं तो उनके लिए जन्म स्थान की कोई वैल्यू नहीं ली जाती, यानी जन्म स्थान की कोई वो नहीं होती, कहीं कभी वो जन्म हो उसका तो वो नहीं लिया जाता है, ये विवरण नहीं लेंगे। बाकी जन्म की तारीख बीसी के लिए लेना जरूरी है, उंगली की छाप भी लगेगी, शाखा कोड भी लगेगा जिस बैंक से आपको बीसी मिलनी है, तो इसलिए आपको जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति कहा जा सकता है? नंबर 1 कह रहा है वसूली का समय देनदारों के नकदी प्रवाह पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। और नंबर 2 कह रहा है विभिन्न प्रकार के देनदारों के लिए अलग अलग वसूली रणनीतियां अपनाएं, बिल्कुल सही। और नंबर 3 कह रहा है वसूली का प्रयास देनदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के साथ शुरू होना चाहिए। और नंबर 4 कह रहा है काम की कठिन प्रकृति को देखते हुए वसूली प्रक्रिया का विशिष्ट बैंक विशिष्ट वसूली मानदंडों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। तो इसमें
ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति, यानी जब ऋण वसूल करना है तो उसके लिए कौन से जो है रणनीति बनाई जाए, उसके लिए क्वेश्चन बताया गया है। और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फॉर डेब्ट रिकवरी। द कलेक्शन टाइमिंग शुड बी synchronized to the cash inflow pattern of debtors. Number 2, adopt different necessarily be compliant to the bank specific recovery norms given the difficult nature of the jobs. तो जो ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति होती है वो तो होगी कि वसूली के समय देनदारों के नकदी प्रवाह पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 1 भी सही है। और कह रहा है विभिन्न प्रकार के देनदारों के लिए अलग अलग वसूली रणनीति अपना, ये भी राइट है। और तीसरे में कह रहा है वसूली का प्रयास देनदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के साथ शुरू होना चाहिए, ये भी ऐसा करना चाहिए। अगर अच्छे संबंध से नहीं करेंगे तो देनदार जो है पैसे देने में यहाँ वहाँ करने लगता है। फिर नंबर 4 कह रहा है काम की कठिन प्रगति को देखते हुए वसूली प्रक्रिया का बैंक विशिष्ट वसूली मानदंडों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। ये गलत है क्योंकि विशिष्ट मानदंडों का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको केवल 1, 2 और 3 ऑप्शन ही करेक्ट रहेंगे, इसलिए आप पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य से इरादतन चूक करता यानी विलफुल डिफॉल्टर का संकेत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए साइन ऑफ ए विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉम ए बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो जो इरादतन चूक करता है यानी एक प्रकार से कहा जाए कि वो अपनी इच्छा से जो है डिफॉल्ट कर रहा है, चूक कर रहा है, तो उसके लिए यही संकेत होगा कि वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। यानी जब वसूली एजेंट फ़ोन करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं। एंड दे वुड अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ द रिकवरी एजेंट्स ऑन वन प्रोटेक्स्ट आर अनदर, यानी किसी न किसी बहाने से वो कॉल का जवाब देने से बचते हैं। यही आपको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ परिदृश्यों में बैंक उन वसूली एजेंटों को समझौता करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्होंने संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों पर बातचीत करने और उसके एक हिस्से की वसूली करने में विशेषज्ञता साबित की है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परिदृश्य नहीं है। यानी जो कुछ बैंक हैं उनमें वसूली एजेंटों को समझौता करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्होंने संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों पर बातचीत करने और उसके लिए एक बड़े हिस्से की वसूली करने में विशेषज्ञता साबित की है। इन सर्टेन सिनेरियोज बैंक्स में डेलीगेट पावर्स ऑफ compromise to the recovery agents who have proven expertise in negotiating and recovering a large portion of the debts classified in doubtful recovery यानी संदिग्ध श्रेणी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच ए सिनारियो। तो जो परिदृश्य नहीं है इनमें से वो परिदृश्य है कि जहां प्रतिभूति दस्तावेज गायब हैं या क्षतिग्रस्त हैं और न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते, यानी वेयर द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग और impaired and cannot be filed in a court of law। यानी जो प्रतिभूति दस्तावेज जो होते हैं, जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो नष्ट है या गायब है, वो न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते, तो वो जो है ऐसा परिदृश्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए किसान क्लब कार्यक्रम जो 2005 में चालू किया गया था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्रॉम द फार्मर्स क्लब प्रोग्राम 2005 स्टार्टेड बाय नाबार्ड। तो जो नाबार्ड के द्वारा 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किस लिए शुरू किया गया था। तो जो नाबार्ड का कार्यक्रम शुरू किया गया था वो नाबार्ड के समर्थन और वित्तीय सहायता से बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, गैर सरकारी संगठनों और किसान विकास केंद्रों आदि द्वारा आयोजित या संगठित जमीनी स्तर के अनौपचारिक क्लब हैं। यानी दीज आर ग्रास रूट लेवल इंफॉर्मेशन क्लब्स
organized by rural branches, NGOs and KVKs etc with support and financial assistance from NABARD। ये नाबार्ड द्वारा चालू किया गया यही एक कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण बैंक, सरकारी संगठन और किसान विकास केंद्र इनके द्वारा जमीनी स्तर के और अनौपचारिक क्लब बनाए गए। तो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी नंबर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि संदिग्ध ऋण के बातचीत से तय समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट निगोटिएटिंग सेटलमेंट ऑफ ए डाउटफुल डेप्ट। जो संदिग्ध ऋण है, तो संदिग्ध ऋण के समय के बातचीत से तय समझौते के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन है वो है कि प्राधिकार की सीमा और समझौते के मानदंडों जैसे ब्याज या मूलधन या दोनों में कमी और कुल देय राशियों में इसका प्रतिशत का एजेंट द्वारा पालन किया जाएगा। तो जो प्राधिकार की सीमा होती है उसके लिए एजेंट के द्वारा पालन किया जाएगा यानी नहीं किया जाएगा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कथन सही नहीं है। द एक्सटेंस ऑफ अथॉरिटी एंड पैरामीटर्स ऑफ कंप्रोमाइज example reduction of interest or principal or both and its percentage to the total dues will be adhered to by the agent। तो यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है। तो बैंक का क्या कर्तव्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक। तो जो बैंक का कर्तव्य नहीं होता, वो बैंक का कर्तव्य नहीं होता है कि चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य। बैंक जो है चेक और बिल कभी एकत्र नहीं करता। वो चेक इशू करता है, पासबुक इशू करता है, खाता विवरण देता है और ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता भी बनाए रखता है और उसकी व्यवसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य करता है, लेकिन चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सक्रिय श्रवण बीसीए के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सक्रिय श्रवण के फायदे की पहचान करें। तो मैं बात करता हूं सक्रिय श्रवण की। तो सक्रिय श्रवण क्या होते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर बीसीए। आइडेंटिफाई एन एडवांटेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो जो सक्रिय श्रवण बीसीए होते हैं, जो किसी की बातों को पहले सुनते हैं, वो काम करते हैं, वो सक्रिय श्रवण कहलाते हैं। तो उनके फायदे की पहचान क्या होगी। तो सक्रिय श्रवण के लिए होता है कि इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। जो सक्रिय श्रवण होते हैं उसके माध्यम से ये फायदा होता है कि ग्राहक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को, आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। यही सक्रिय श्रवण की सबसे अच्छी फायदे की बात है। क्वेश्चन अगला है कि प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए बीसीए को कुछ गुणों को आत्मसात करना होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन या कथनों की पहचान करें। तो जो बीसीए के गुणों को जो आत्मसात करना होगा वो कौन से कथन गलत हैं। नंबर 1 कहता है कि उसे ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये गलत बता रहा है, लेकिन ये ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तो सही है कि ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए। उसे वित्त और वित्तीय उत्पादों पर ज्ञान विकसित करना और उसे समझाना चाहिए, ये भी राइट है। ये बीसीए का कार्य होता है। उसे अपना आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना चाहिए, राइट। उसे वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। तो गलत बिक्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये गलत कथन कह रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है, ऑप्शन चौथा नंबर सही होगा। गलत कथन पूछ रहा है तो ये गलत होगा, बाकी 1, 2, 3 ये सही होंगे। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस बीसीए हैज टू imbibe certain qualities, identify the incorrect statements from the options given below. He or she should be sensitive to the customers. He or she should develop and understand knowledge on finance and financial products. He or she should develop his or her confidence and skills. He or she should promote mis-selling of financial products.
तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, चौथा नंबर, जो गलत पूछ रहा है कि गलत कथन की पहचान करें, गलत कथन आपका चौथा नंबर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट बीसीए का सही ढंग से वर्णन करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एजेंट, जिसको बीसीए कहते हैं। तो जो बीसीए के लिए सही कथन है वो उसके लिए जो एक प्रकार से सही वर्णन करता है तो वो है कि बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच एक मध्यस्थ या सेतु है। यानी बीसीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से जो बैंक से वंचित है या आर्थिक रूप से दूर हैं वो उनके लिए एक मध्यस्थ सेतु है, एक प्रकार से पुल है, ब्रिज है, जो आर पार करने का कार्य करता है। वो बीसीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बीसीए की मदद से, कहीं बैंक नहीं है तो बीसीए की मदद से लोगों को पैसे निकालने जमा करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक की ग्राहक शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल होने चाहिए। तो जो ग्राहक शिकायत नीति है उनके लिए पहलू कौन से होंगे, कहता है नंबर 1 में ग्राहकों के साथ हर समय उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ग्राहकों के साथ तो उचित व्यवहार किया ही जाना चाहिए, इसमें सही पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रहा है ग्राहकों को संगठन के भीतर उसकी शिकायत या शिकायतों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए, ये भी सही। तीसरा कहता है बैंक को सभी शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समय पर समाधान करना चाहिए, क्योंकि वे बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। नंबर चौथा कह रहा है ग्राहक की शिकायत का समाधान प्रदान करते समय समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय सीमा का पालन करने की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहक अगर कंप्लेन करता है तो उसकी शिकायत का समाधान जल्द से जल्द करना बैंक का कर्तव्य माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि बैंक्स पॉलिसी फॉर द कस्टमर्स ग्रीवेंस रिट्रेशल शुड कवर विच वन आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर 1 कहता है कि कस्टमर्स आर टू बी ट्रीटेड फेयरली एट ऑल टाइम्स। नंबर 2, कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एवेन्यूज टू एस्केलेट दियर कंप्लेंट्स ग्रीवेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 कहता है बैंक इज टू ट्रीट ऑल कंप्लेंट्स एफिशिएंटली एंड टाइमली एज दे कैन डैमेज द बैंक्स रेपुटेशन। नंबर 4 कहता है वाइल प्रोवाइडिंग ए रिजोल्यूशन टू ए कस्टमर्स कंप्लेंट टाइमली नीड्स नॉट टू बी एडहेयर टू। तो जो बैंक की निवारण नीति के अंतर्गत पहलू होते हैं उनमें से आपको अच्छे से, अगर आप इस क्वेश्चन को आप ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से विकल्प इसके हिसाब से सही बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन के सही विकल्प आपके कौन से मिलेंगे, पहला होगा, दूसरा और तीसरा होगा, लेकिन चौथा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुरूप कई बैंकों ने विशेषकर गांवों में ऋण परामर्श केंद्र शुरू किए हैं। ऐसे केंद्रों के कार्य हैं, तो ऐसे केंद्रों के कार्य क्या क्या हैं यहाँ पे देना है। तो नंबर कहता है कि वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और वे कहाँ उपलब्ध हैं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी सही है। बैंक खाता खोलने के संबंध में मार्गदर्शन करना, राइट। बचत प्रबंधन और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी बैंक का कर्तव्य है। और मौजूदा ऋण के प्रबंधन पर मार्गदर्शन करना। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुरूप है, ये गांव में परामर्श केंद्र खोले गए हैं, उनके लिए ये तो चारों मार्ग जो है परामर्श सही होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सही क्वेश्चन आपके यही होगा। आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप ही अपने स्तर से पढ़ेंगे तो आप बिना उत्तर देखे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि क्या कहता है कि इन लाइन द RBI scheme many banks have launched credit counseling centers especially in villages. The functions of such centers are, नंबर 1 कहता है इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड वेयर दे आर अवेलेबल, गाइडेंस ऑन ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट। नंबर 3 कहता है इंफॉर्मेशन ऑन
मैनेजिंग सेविंग एंड द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 कहता है गाइडेंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट्स। तो अभी बताया कि इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन फिट बैठते हैं, तो क्वेश्चन का ऑप्शन ये चौथा नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्काल भुगतान सेवा, जिसको आईएमपीएस कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो तत्काल भुगतान सेवा है उसके लिए कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन कह रहा है कि यह सार्वजनिक अवकाश सहित पूरे वर्ष और समय के लिए उपलब्ध है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आईएमपीएस की सेवा जो होती है वो सार्वजनिक अवकाश सहित पूरे वर्ष और समय के लिए उपलब्ध होती है। नंबर 2 कहता है इंटरनेट या एटीएम या मोबाइल के माध्यम से उपयोग किए जाने पर पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक है। हाँ, अगर आपके पास इंटरनेट है या मोबाइल है तो उस पर पहले आपको नेट बैंकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप आईएमपीएस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एमएमआईडी एक 7 अंकों का कोड है और एमपिन एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड। हाँ, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो एक एमएमआईडी होगी 7 अंकों का कोड, और एमपिन आपके पास एक होगा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो तत्काल भुगतान सेवा के लिए सही कथन आपके ये सारे हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपको 1, 2 और 3 सेलेक्ट करना है। और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस। इट इज अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर एंड टाइम इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। नंबर 2 कह रहा प्रियर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यूज्ड थ्रू इंटरनेट और एटीएम और मोबाइल। MMID इज ए 7 डिजिट कोड एंड MPIN इज ए ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, चौथा ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन होने चाहिए तभी आप IMPS का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन कहता है एनपीसीआई एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी, जिसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में आशा कहते हैं, और केवाईसी सेवा एजेंसी, जिसको केएसए कहते हैं, के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है, तो जो एएसए और केएसए का फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है, क्या होता है कि एनपीसीआई बैंकों से डेटा प्रदान करता है, प्राप्त करता है। जो एनपीसीआई होता है वो बैंकों से डेटा प्राप्त करता है और उसे यूआईडी को भेजता है, अब बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है। तो जो एनपीसीआई होता है वो बैंक से डेटा प्राप्त करके यूआईडीआई के भेजता है, फिर उसके बाद बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है। यही कार्य एनपीसीआई के लिए होता है। एनपीसीआई रिसीव द डाटा फ्रॉम द बैंक सेंड बैक द रिस्पॉन्स ऑफ बैंक्स। यानी एनपीसीआई के माध्यम से ही अब आपको जो भी सरकारी पेमेंट होगा वो एनपीसीआई सिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन कहता है लेन देन टर्मिनल क्या है। यह ऑप्शन में कह रहा है नंबर में, यह सीएसपी को नगद जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है। नंबर 2 कहता है कि लेन देन डेटा जीपीआरएस कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाता है। और नंबर 3 कहता है ऑफलाइन लेन देन के लिए लेन देन डेटा टर्मिनल के आंतरिक डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है और मुख्य सर्वर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन टर्मिनल। इट enables a CSP to deposit and withdraw cash. The transaction data is sent online through a GPRS connectivity. For offline transactions, the transaction data is stored in the internal database of the terminal and then transferred to main server. तो जो लेन देन टर्मिनल होता है उसके लिए क्या होता है कि लेन देन टर्मिनल CSP को नकद जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है, नंबर 1। और 2 कहता है लेन देन डेटा जीपीआरएस कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन भेजा जाता है। ये 2 ऑप्शन आपके इस लेन देन टर्मिनल के लिए सही होंगे, 1 और 2। तीसरा ऑफलाइन लेन देन इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी सूक्ष्म आउटरीच मॉडल नहीं है जिसका उपयोग देश के कुछ बैंक कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आईटी इनेबल्ड आउटरीच मॉडल बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सम बैंक्स इन द कंट्री। तो जो आउटरीच मॉडल नहीं होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेस कार्ड के साथ निकट क्षेत्र संचार करते हैं, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन विद ए कॉन्टैक्ट लेस कार्ड। तो कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के साथ निकट क्षेत्र संचार ये जो है आउटरीच मॉडल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेट प्रोग्राम, यहाँ पे खाली स्थान है, के अधीन आरंभ की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ तक है कि सीरीज के सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया है, वही बार बार रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी में, यही क्वेश्चन मिलेगा कि भारत नेट प्रोग्राम इज वन ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड अंडर, किसके अधीन शुरू की गई थी? तो जो भारत नेट प्रोग्राम है वो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू की जाने वाली एक योजना है, डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत शुरू की गई एक योजना है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना, जिसको एपीवाई शॉर्ट में कहते हैं, भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ग्राहकों द्वारा अंशदान के आधार पर प्रति माह गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। एपीवाई के तहत पंजीकरण के लिए पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं बताना चाहूँगा कि अटल पेंशन योजना 18 से 39 साल के बीच वाले व्यक्ति के लिए होती है और 40 साल के बाद उनका जो है, जब वो 39 साल तक पेमेंट करने 39 साल के बीच वालों के लिए है और 60 साल के बाद उनको मंथली पेमेंट जो एक पेंशन के तौर पे मिलने लगती है, वो एपीवाई की स्कीम है। तो ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिन के आयु वर्ग के व्यक्ति, तो 18 वर्ष से 39 वर्ष वाला पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर टू 39 ईयर्स 364 डेज, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 18 से 39 वर्ष के बीच वालों को एपीवाई का लाभ मिल जाता है, वो एपीवाई में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि अटल पेंशन योजना एपीवाई ए पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स अंडर द एपीवाई guaranteed minimum pension per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions by subscribers. Which one of the following statement is correct about the eligible age for registration under एपीवाई? तो मैंने बताया कि इसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये था आईआईबीएफ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।